हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2018 में आई सर्वाइवल थ्रिलर मूवी रस्ट क्रीक, जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड है। इसके डायरेक्टर हैं जेन मैकगोवन और राइटर हैं जूली लिप्सन। लीड रोल में हार्मनी कोरफील्ड है, जिन्हें आप कई मूवीज में देख चुके हो। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है स्वर्ण नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट की, जिसे वॉशिंगटन डीसी से जॉब इंटरव्यू का ऑफर आता है और वो बिना किसी को बताए चल देती है। और स्वर्ण नाम लेदरफेस का रेफरेंस नहीं है। थैंक्स गिविंग के लिए उसे अपने घर जाना था, लेकिन उसने वो भी स्किप कर दिया और अपने पेरेंट्स को बताया तक नहीं। उन्हें तो यही पता है कि स्वर्ण कॉलेज कैंपस में है। जिस हाईवे से वो जा रही थी उस पर भारी ट्रैफिक था और उसे पहुंचना था टाइम से, इसलिए वो हाईवे से उतरकर दूसरा रोड लेती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था रॉन्ग टर्न में। और खास बात यह है कि ये भी अपैलेचियन फॉरेस्ट से होकर जा रही है, कहीं से थ्री फिंगर ना मिल जाए। और वो जीपीएस के सहारे आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो उसे ले जाता है डेड एंड तक। तो वो जीपीएस की ना सुनकर खुद ही अंदाजे से आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है रस्ट क्रीक तक, जहां पर सिर्फ एक ही घर था, जिसके बाहर दो भाई एक डेड बॉडी को दफना रहे थे। यानी कि वो गलत टाइम पर गलत जगह पहुंच गई, लेकिन उसने कुछ देखा नहीं। वो वहां से निकलती है और आगे रुककर वो मैप चेक कर रही थी। तभी वो दोनों भाई उसके पास आते हैं और उनका बिहेवियर कुछ अजीब था, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि सॉयर ने उन्हें देख लिया था डेड बॉडी को दफनाते हुए। इनके नाम है बक और हॉलिस्टर। वो उसे झूठी हेल्प ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो मना कर देती है। तब वो उतर आते हैं जबरदस्ती पर, लेकिन सॉयर सेल्फ डिफेंस जानती थी। हॉलिस्टर की नाक तोड़कर और बक को पेट में स्टैब करके वो भाग रही थी कि तभी बक उसे भी पैर में स्टैब कर देता है। फिर भी वो उनसे बचकर जंगल में भाग जाती है, लेकिन वो दोनों जंगल से फेमिलियर थे, इसलिए सॉयर का बच पाना मुश्किल होगा। वो भी तब जब उसके पैर में इतना गहरा घाव है। काफी देर तक वो दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन रात होते ही वो दोनों लौट गए थे। ये रात सॉयर को जंगल में ही बितानी पड़ेगी। मीनवाइल हम देखते हैं वहाँ के शेरिफ ओडॉयल को, जिसे एक अबैंडन व्हीकल की रिपोर्ट मिलती है जो कि सॉयर की है। उस कार को चेक करने जाता है और वहाँ पर उसे मिलता है खून, इसलिए वो पहुंच जाता है उन भाइयों के पास, क्योंकि उन्हीं का घर पास में था। वो उनसे पूछताछ करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, जबकि एक भाई की नाक टूटी पड़ी थी और दूसरे के पेट में चाकू का निशान था। और ये शेरिफ अपने काम में इतना माहिर है कि इसने कार को चेक तक नहीं किया। उसमें सॉयर का फोन था। इससे पता चलता है कि ये ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता और इसकी एक काम चोरी सॉयर को मरवा सकती है। इधर सॉयर खुले में ही सो रही थी, लेकिन अचानक वो जाग जाती है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर वहां से जा रहा था। वो उसका ध्यान खींचती है और इसी चक्कर में उसके एक हाथ के सारे नाखून उखड़ जाते हैं। फिर भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस वक्त उसे देख पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन उसे पूरी उम्मीद है कि वो बच जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई तो उसकी कार को देख ही लेगा। फिर भी वो बैठी नहीं रह सकती और ना ही ज्यादा चल पा रही है, क्योंकि उसके घाव में इन्फेक्शन हो रहा है और अभी तक उसने कुछ खाया भी नहीं। ऐसे तो वो जल्दी मर जाएगी। कार के ऊपर उसकी पूरी उम्मीद टिकी है, लेकिन वो उम्मीद भी जल्दी टूट जाती है। वो भाई उस कार को वहां लाकर फेंक देते हैं और सॉयर भी बिल्कुल वहीं पर थी। कस्टडी में लेना तो दूर की बात है, शेरिफ ने कार की चाबी तक नहीं निकाली। अब ये दोनों ऐसे नहीं रुकने वाले, अब ये सॉयर का शिकार करेंगे। और सोचो इसने कितनी किल्स की होंगी कि इसके पास गन की स्किन भी है। यहाँ सॉयर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब कोई चांस ही नहीं है कि कोई उसे ढूंढने आएगा। लेकिन उसे एक नई उम्मीद दिखती है, और वो था उसका फोन, जो कि अभी भी चल रहा था और उसमें उसकी मॉम की ढेर सारी मिस कॉल्स थी। अब वो पुलिस को कॉल कर सकती है, लेकिन ये मूवी उस जॉनरा की है जिसमें फोन में सिग्नल नहीं होते। काफी ट्राई करने पर भी जब सिग्नल नहीं मिलता, तब थक हार कर वो अपनी मॉम के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन तभी उसका फोन डेड हो जाता है। ये उम्मीद भी उसकी चली गई। अब वो इस जंगल में ट्रैप्ड है। वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। और तभी वहां पर आता है एक आदमी, जिसका चेहरा वो ठीक से नहीं देख पाती और ना ही हम देख पाते हैं। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक ट्रेलर में पाती है और उसके घाव को भी ट्रीट कर दिया गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब इसके सामने आता है वही आदमी जो उसे यहाँ लेकर आया। उसका नाम है लोल। सॉर्स के ऊपर एक केमिकल फेंकती है जो उसकी स्किन को जला रहा था। वो भाग रही थी, लेकिन इतनी भी ताकत उसके अंदर नहीं है, क्योंकि उसने कुछ खाया ही नहीं। लोल तो खुद ही अपना इलाज कर लेता है और देखकर क्या पाना मुश्किल है कि आखिर इसके इरादे क्या हैं। ये अच्छी साइड भी हो सकता है और बैड साइड भी। खैर अब शेरिफ ने इस कार वाले केस पर कुछ खास किया नहीं, इसलिए डेप्यूटी निक काम पर लग जाता है। अगले दिन सॉयर को होश आता है तो लाल उसे खाना देता है, लेकिन अब उसने सॉयर को बांध दिया था, क्योंकि वो दोबारा जलना नहीं चाहता होगा। वो कुछ बोल नहीं रहा था। तब सॉयर से सब कुछ बता देती है, जो भी कुछ अब तक उसके साथ हुआ, इस उम्मीद में कि वो रहम खाकर उसे छोड़ देगा। लेकिन तभी वहाँ कोई आता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तब लालू से समझाता है कि चुप रहने में उसकी भलाई है, क्योंकि वहाँ पर आए थे वो दोनों भाई और यहाँ हमें पता चलता है कि ये उनका कजन है।
वो दोनों आए हैं यहाँ की तलाशी लेने, क्योंकि इस जंगल में अगर कोई ठिकाना है तो वो यही है। लॉल यहाँ पर मैथ बनाता है जो कि ड्रग है, इसलिए अंदर इतने केमिकल्स हैं। उन्हें लॉल पर पूरा शक था, इसलिए वो अंदर घुस जाते हैं, लेकिन तब तक सॉयर फ्री होकर भाग चुकी थी। लेकिन वो फ्री हो नहीं पाती, क्योंकि उन दोनों के जाने के बाद लॉल उसे वापस ले आता है। उधर शेरिफ से मिलने आया था कमांडर डगलस, जो कि स्टेट पुलिस का इंचार्ज है, और वो शेरिफ के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं, बिल्कुल हमारी तरह। वो कार वाले केस के बारे में पूछता है, लेकिन शेरिफ को कुछ पता ही नहीं था, वो उसे टाल रहा था। तब निक उसे बताता है कि उस कार में थी सॉयर नाम की लड़की, जो कि कई दिनों से गायब है और उसके घर वाले उसके लिए काफी परेशान हैं। अब शेरिफ की अच्छी खासी क्लास लग गई थी, इसलिए उसे कुछ तो करना ही होगा, अब जाकर वो हाथ पैर चलाएगा। इधर इन दोनों के बीच बातें चल रही थी, तब सॉयर कहती है कि तुम जानबूझकर मुझे यहाँ रख रहे हो। लॉल उसे फ्री करके कहता है कि तुम इस हालत में नहीं हो कि यहाँ से निकल पाओ। वो कहता है कि शनिवार को बक और हॉलिस्टर मैथ को डिलीवर करने जाएंगे, तब वो उनका ट्रक लाकर खुद सॉयर को इस टाउन से बाहर छोड़ आएगा। तब तक वो चाहे तो वहीं पर रह सकती है और चाहे तो जा भी सकती है। फैसला उसे करना था, अब तो वो फ्री हो गई, लेकिन अब उसे लग रहा है कि वो लॉल को ट्रस्ट कर सकती है। उधर शेरिफ उन भाइयों के पास पहुंचता है फिर से पूछताछ करने, और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों शेरिफ के लिए काम करते हैं। शुरू में जिस बॉडी को वो दफना रहे थे उसे शेरिफ ने ही मारा था, और जिस मैथ को वो बेचेंगे जिसे लॉल बनाता है वो भी इसी का बिजनेस है, यानी कि यही प्रॉब्लम की जड़ है। तब ये कोई भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये तो अंदर तक करप्ट है। अब सॉयर ने फैसला किया था कि वो लॉल के साथ ही रहेगी, लेकिन उसकी बातें और काम थोड़ा अजीब है, इसलिए वो चुपचाप एक फोक उठा लेती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और लॉल ने ये देख लिया था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता, वो चुप रहता है। उसे ये तो पता चल गया कि सॉयर उसे ट्रस्ट नहीं करती। कुछ देर बाद वो भाई भी वहाँ पर आते हैं उसे सप्लाई देने, और वो जल्दी उन्हें वहाँ से भगा देता है। इतने में सॉयर बाहर थी। कुछ इस तरह वो अपना काम भी कर रहा था और उसे सेव भी रख रहा था। उधर शेरिफ उन भाइयों से फोन पे बात कर रहा था, और निक उसकी सारी बातें सुन लेता है। अब वो सब कुछ जान गया और वो शेरिफ का राज खोल देगा, इसलिए वो उसे दिन दहाड़े ही मार देता है, और बॉडी को ठिकाने लगाएंगे वो दोनों भाई। अब निक भी अचानक गायब हो गया, इसलिए डगलस वहाँ पर पहुंच जाता है, और शेरिफ ने पहले सब कुछ सेटअप कर लिया था। निक के लॉकर में उसने सॉयर का पर्स रख दिया था, ताकि ऐसा लगे कि निक ने उसे किडनैप किया, और अब वो खुद भी भाग गया। यहाँ उसने एक ही तीर से 2 निशाने लगा दिए, दोनों ही केसेस से उसका पीछा छूट गया, और वो तो साफ निकल गया। अब स्टेट पुलिस जंगल को छानेगी, इसलिए उसे बाकी चीजों को भी ठिकाने लगाना होगा। वो सीधा लॉल के पास पहुंचता है उसके ट्रेलर को चेक करने, लेकिन उसे गन दिखाकर बाहर से ही भगा देता है, और सॉयर अंदर थी इसलिए उसे नहीं देख पाती। लेकिन शेरिफ को ये बर्ताव पसंद नहीं आया था। कुछ देर बाद वो दोनों भाई वहां पर पहुंचते हैं, और हॉलिस्टर देख लेता है कि वहां 2 अलग अलग पैरों के निशान थे। वो समझ गया था कि सॉयर यहीं पर है, इसलिए वो उन पर अटैक कर देता है। अब लॉल पकड़ा गया था, इसलिए वो थोड़ा दिमाग लगाता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि सॉयर को उसने रखा हुआ एक स्लेव की तरह। वो उसे कॉफी बनाने के लिए कहता है, जिसका मतलब वो समझ गई थी, क्योंकि अब तक उनके बीच में एक बॉन्ड बन चुका था। वो एक केमिकल को माइक्रोवेव में रख देती है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है, और क्योंकि वहाँ पर केमिकल्स भरे पड़े थे, इसलिए वो दोनों जल्दी से बाहर भागते हैं, और तभी एक बड़ा ब्लास्ट होता है। बक तो मर गया, लेकिन हॉलिस्टर अभी भी जिंदा था, और लॉल भी इंजर्ड है, इसलिए वो सॉयर को रोड की तरफ भगा देता है। यहाँ उनकी फाइट होती है, और उसने हॉलिस्टर को काबू कर लिया, लेकिन तभी वहाँ पहुँच जाता है शेरिफ, और वो लॉल को मार देता है। इसके बाद हॉलिस्टर को भी, जो उसका एकदम खास था। उधर भागते हुए सॉयर रोड तक पहुँच चुकी थी, लेकिन उससे पहले वहाँ पहुँच चुका था शेरिफ। वो उसे कार में बैठाकर ले जाता है, और सॉयर उसकी असलियत नहीं जानती, लेकिन उसकी बातों से वो कुछ ही देर में समझ जाती है कि उन सबका बॉस है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उसके कब्जे में है। वो उसे रस के एक ले जाता है, जहाँ वो उसे डुबाकर मार रहा था, लेकिन सॉयर के पास अभी वो फोक था जो उसने लॉल से बचने के लिए उठाया था। उसका यूज करके वोल्टा उसे ही मार देती है, और कुछ इस तरह उसका नाइटमेयर एंड हुआ। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसका मतलब कि वो घर पहुँच जाएगी, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। एक्टिंग भी हर किसी ने टॉप क्लास की, और स्टोरी उतनी भी कॉमन नहीं चलती जितना हम सोच रहे थे, कुछ ना कुछ रिवील होता रहता है। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है तो चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। उसमें आपको ढेर सारी थ्रिलर्स मिल जाएंगी, हर एक तरह की। ये मूवी 2019 में जाकर VOD पर रिलीज हुई थी, और 2020 में नेटफ्लिक्स पर आई। इसे काफी अच्छा रिस्पांस मिला, और इसने कई अवार्ड्स भी जीते, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, और यहाँ तक कि बेस्ट थ्रिलर का भी अवार्ड शामिल है। इस फिल्म के लिए हारमोनी ने एक कोच रखा था, ताकि वो एक साउदर्न एक्सेंट बोल पाए, और इसका क्रू ज्यादातर फीमेल था। मूवी के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक भी जरूर करना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन अपना काम ठीक से कर सके, जो कि वो सैडली नहीं कर रही। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, हर एक वीडियो और मूवी की अपडेट भी। और यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक अलग चैनल बनाऊँ, जहाँ पर मैं नए ट्रेलर्स को लाइव ब्रेक डाउन करूँगा, और वहाँ हम और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि रिएक्शन वगैरह, अगर पॉसिबल होगा तो।
और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं फेस कैम भी स्टार्ट कर दूंगा और वहाँ पर मैं अपना रिएक्शन भी दे पाऊंगा हर एक नए ट्रेलर पर। और इस चैनल से अलग मैं आपको और भी कंटेंट दे पाऊंगा, जैसे कि मूवी न्यूज़ या फिर कुछ फैक्ट्स या फिर शॉर्ट वीडियोस जिनमें इन्फॉर्मेशन होगी, और ऐसे ही और भी बहुत कुछ जो कि मैं पिछले 1 साल से प्लान कर रहा था लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इस चैनल के थ्रू वो पॉसिबल हो पाएगा, आई होप सो। और इस चैनल पर वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फिर यहाँ पर खिचड़ी बन जाती, इसलिए यहाँ मैं हर तरह की वीडियो नहीं डाल पाता। यहाँ पर थोड़ा फिक्स कंटेंट रहेगा और बाकी जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है वो मैं वहाँ पर डाला करूँगा, जिससे हम और ज़्यादा इंटरेक्शन कर पाएंगे, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इस पर आप अपनी राय ज़रूर देना कि ये करना चाहिए या नहीं, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लाइव ब्रेकडाउन मेरे लिए ईजी होगा, मैं सीधा लाइव आकर आपको सब कुछ बता दिया करूँगा और हम थोड़ी बहुत चैट भी कर पाएंगे उस मूवी के बारे में। तो अपनी राय ज़रूर बताना। और साथ ही एक गेमिंग चैनल भी है जहाँ पर मैं थोड़ी बहुत लाइव स्ट्रीम करता हूँ। आई मीन 10 महीनों से तो नहीं की थी लेकिन अभी स्टार्ट किया है, तो आप वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप गेमिंग पसंद करते हो या फिर आप चाहते हो मुझे लाइव देखना। तो इन दोनों एक्स्ट्रा चैनल्स पर मैं एक्स्ट्रा कंटेंट दूंगा और इस चैनल पर ऐसे वीडियोस आती रहेंगी, ये कोशिश है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।